कभी-कभी किसी के जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के अपने सेशन की। आई प्रभव शर्मा वेलकम्स यू ऑल टू इन्फिनिटी करंट अफेयर लाइव शो। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये जो सेशन होने वाला है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और रोज़ हम सुबह 6 बजे आपके साथ जुड़ते हैं, तो मेक श्योर आप रोज़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरू करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले जो पहला करंट अफेयर हमारे सामने है, वो ये है कि इंडिया रैंक्ड 48th इन द ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। तो इंडिया जो है वो 48th रैंक कर रहा है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में। अकॉर्डिंग टू डीजीसी ऑफिशियल, इंडिया हैज जम्प टू द 48th पोजीशन इन द ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक काफ़ी अच्छा जंप लगाया है इंडिया ने। इसके पहले जो रैंकिंग आई थी 4 साल पहले, उसमें इंडिया की पोज़ीशन 102 थी। यानी 102 पोज़ीशन से जो इंडिया है, वो 4 साल में 48th पोज़ीशन पर आ गया है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। इन द रैंकिंग जो सिंगापुर है, वो टॉप पे है और उसके बाद यूएई, साउथ कोरिया सेकंड प्लेस पे और चाइना जो है, वो 49th प्लेस में है और इंडिया की जो रैंक है, वो 48th है। तो एक काफ़ी अच्छी खबर है कि इंडिया ने 4 साल में 102nd रैंक से 48th रैंक हासिल कर ली है। द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन सेड दैट द ऑडिट वाज कंडक्टेड इन द एरिया ऑफ लेजिस्लेशन, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल लाइसेंसिंग, ऑपरेशन, एयरवर्दीनेस एंड एरोड्रोम्स। तो ये सारी फील्ड में जो ऑडिट था वो कंडक्ट किया गया था। एज पर द इनिशियल रिपोर्ट, द मिशन वाज हाईली सक्सेसफुल। इंडिया हैज डन एक्सट्रीमली वेल एंड आवर स्कोर्स विल सी अ सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट, पुटिंग अस इन द कंपनी ऑफ नेशन विथ बेस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड ओवरसाइट सिस्टम। तो काफी एक अच्छी न्यूज है। इंडिया रैंक 48 इन द ग्लोबल एविएशन रैंकिंग 2022। तो इंडिया का स्थान जो है वो 48 रहा है। इसके बाद लिस्ट ऑफ कंट्रीज एट द रिस्क ऑफ मास किलिंग, इंडिया रैंक्ड 8। तो जहाँ पे ऐसी कंट्रीज जहाँ पे मास किलिंग हो सकती है, जहाँ पे मास किलिंग का रिस्क है, वहाँ पे इंडिया का जो पोजीशन है वो 8th है। इसके पहले जो पिछली रिपोर्ट थी उसमें इंडिया की जो पोजीशन थी वो सेकंड थी। तो इस बार इंडिया ने अच्छा इंप्रूव किया है और 8th पोजीशन पर पहुंच गई है। और एज पर द रिसेंट रिपोर्ट बाय द यूएस थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट, इंडिया इज रैंक 8th अमंग द कंट्रीज दैट आर द हाईएस्ट रिस्क फॉर मास किलिंग इन 2022 एंड 23। तो जो कंट्रीज हाईएस्ट रिस्क है, जहां पे मास किलिंग हो सकती है, बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा जा सकता है, वहां पे इंडिया 8वें नंबर पे है। इंडिया हैज सीन अ ड्रॉप इन रैंक फ्रॉम सेकंड पोजीशन इन द अर्लियर ईयर। तो इसके पहले इंडिया सेकंड पोजीशन में थी और इस साल अब इंडिया 8th पोजीशन पर पहुंच गई है। इंडिया शिफ्ट इन रैंक फ्रॉम सेकंड टू 8 कैन बी मोस्ट एट्रीब्यूटेड टू एन इंप्रूवमेंट इन द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर मैन, द रिपोर्ट सेड। तो एक तरीके से इंप्रूवमेंट है, आदमी की जो सुरक्षा है, आदमी की जो स्वतंत्रता है, उसके लिहाज से। Pakistan is estimated to have about a 1/6 chance of experiencing a mass killing in 2022 और 23। तो पाकिस्तान में जो मास किलिंग का खतरा है वो काफी ज्यादा है। 1/6 रेशियो के हिसाब से चांस है वहां पे कि वहां पे मास किलिंग हो सकती है और पाकिस्तान जो है वो इस लिस्ट पे टॉप पे है। उसके बाद सेकंड नंबर पे येमेन, देन म्यांमार, इथोपिया, नाइजीरिया, अफगानिस्तान और 8वें नंबर पर इंडिया। अकॉर्डिंग टू द 2021-22 रिपोर्ट, इंडिया वाज रैंक्ड इन द सेकंड पोजीशन अमंग द टॉप 15 हाईएस्ट रिस्क कंट्रीज फॉर द लास्ट 5 इयर्स। तो लगातार 15 साल की अगर हम बात करें, सॉरी, अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो इंडिया सेकंड नंबर पे था फॉर द लास्ट 5 इयर्स। तो वो काफी अच्छी बात है कि इस बार इंडिया जो है वो 8th नंबर पर पहुंच गया है। लद्दाख टू सून हैव इंडियाज फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व। तो लद्दाख में बहुत जल्दी एक पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व होने वाला है, ओपन होने वाला है। इंडिया इज ऑल सेट टू हैव इंडियाज फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व एट हैनले विलेज इन चंगथांग रीजन। तो चंगथांग रीजन में पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व ओपन होने वाला है इन अबाउट 18 लोकेशन इन हैनली। तो पावरफुल टेलीस्कोप यहाँ पे रखे जाएंगे 18 लोकेशन पर और जहां से स्टार गेजिंग की जाएगी, यानी स्टार्स को देखा जा सकेगा। यूनियन टेरिटरी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 18 टेलीस्कोप टू द ट्रेन यूथ ऑफ हैनली विलेज। तो हैनली विलेज में 18 यूथ के पास ये टेलीस्कोप दिए गए हैं ताकि वो स्टार ग्लेजिंग कर पाए। एट एन एलिवेशन ऑफ 4500 मीटर, हेनली इज होम फॉर द सेकंड हाईएस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड। तो हेनली में जो सेकंड हाईएस्ट टेलीस्कोप है वर्ल्ड का, वो 4500 मीटर पे स्थित है। स्टैब्लिश इन 2001। तो ये जो स्थित किया गया था वो 2001 में स्टैब्लिश किया गया था बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स फॉलोइंग tripartite MOU between UT administration, Leh Hill Council and Indian Institute of Astrophysics in June this year. Necessary approvals from Department of Science and Technology and Ministry of Environment and Forest were issued for Dark Sky Sanctuary। तो बेसिकली अब जो लद्दाख में इंडिया का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व ओपन होने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव
100 बिलियन इन रेमिटेंस। तो रेमिटेंस क्या होता है? जो एड या जो मदद प्रोवाइड की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो वो आपका रेमिटेंस है। तो इंडिया फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड में जिसको 100 बिलियन डॉलर रेमिटेंस वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगा, यानी 100 बिलियन डॉलर की मदद जो है वर्ल्ड बैंक इंडिया को प्रोवाइड करने वाला है। इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव 100 बिलियन फ्रॉम रेमिटेंस ड्यूरिंग 2022, द वर्ल्ड बैंक हैज सेड। टू रेमिटेंस द रेस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्री डिक्लाइन बाय 10%। तो बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनको 10% कम दिया जा रहा है, पर इंडिया का जो है 12% जो रेमिटेंस है वो इंक्रीज कर दिया गया है, यानी 12% मोर पिछले वर्ष या पिछले जो रेमिटेंस थे उसके मुकाबले 10% ज्यादा इस बार रेमिटेंस इंडिया को प्रोवाइड किया जा रहा है। रेमिटेंस टू साउथ एशियन कंट्रीज ग्रो बाय 3.5% टू 163 बिलियन इन 2022। To remittance, the rest of the South Asian countries declined by 10%. It is rose by 12% in India's case. तो 12% इंक्रीमेंट हो गया है रेमिटेंस में जो इंडिया की, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। साउथ एशियन रिसीव द मोस्ट रेमिटेंस दैट आर एस्टिमेटेड एट 163 बिलियन इन 2022। तो साउथ एशिया जो है वो सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव करेगा 163 बिलियन का 2022 में, और जिसमें इंडिया का शेयर, मात्र अकेले इंडिया का शेयर 100 बिलियन होगा, यानी 163 बिलियन जो रेमिटेंस साउथ एशियन कंट्रीज को मिलने वाला है उसमें से सिर्फ 100 बिलियन जो है पूरा का पूरा इंडिया को मिलने वाला है। लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन कम सेकंड विथ 142 बिलियन। तो जो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन है साउथ एशिया के बाद, वो सेकंड नंबर पर आएंगे जिनको 142 बिलियन का रेमिटेंस प्रोवाइड किया जाएगा, एड प्रोवाइड किया जाएगा, मदद प्रोवाइड की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए करंट अफेयर की वर्ल्ड बैंक इंडिया को 100 बिलियन की एड या मदद प्रोवाइड करने वाला है इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंस। इंडियन स्कीपर रोहित शर्मा बिकम 6th हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडियन इन ओडीआई। तो इंडिया के जो स्कीपर हैं रोहित शर्मा, उन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन को पीछे छोड़ दिया है और अब वो ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठवें बल्लेबाज बन गए हैं। इंडियन स्कीपर रोहित शर्मा हैज सरप्राइज्ड फॉर्मर बैटर मोहम्मद अजहरुद्दीन टू बिकम द 6th हाईएस्ट रन गेटर फॉर हिज कंट्री इन ओडीआई क्रिकेट। द बैटर accomplished this record during India's first ODI against Bangladesh at ढाका। तो इंडिया की जो पहली ओडीआई थी ढाका में, उस दिन उन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। With this, his ODI statistics stand at 234 मैचेस एंड 9,403 रन इन 227 इनिंग्स। 227 इनिंग्स में उन्होंने 9,403 रन बनाए। उनका जो एवरेज है वो 48.46 का है। इसी के साथ साथ उन्होंने 29 शतक और 45 अर्धशतक लगाए हैं अपने कैरियर में। उनका जो बेस्ट स्कोर है वो 264 है, और जो कि सबसे ज्यादा स्कोर है किसी भी बल्लेबाज का ओडीआई क्रिकेट में। अजहरुद्दीन जो है वो अब 7th पोजीशन पर आ गए हैं, और उनके जो स्कोर था वो 9,378 था, और 334 मैच खेले थे जिसमें से 308 इनिंग में 36 के औसत से उन्होंने 9,378 रन बनाए थे, 7 शतक और 58 अर्धशतक के साथ। इसके अलावा अगर मैं पूरी लिस्ट आपको बताऊं तो सचिन तेंदुलकर पहले स्थान पर है, उसके बाद विराट कोहली, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ और एमएस धोनी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेसी बोस अ सत्याग्रही साइंटिस्ट ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जेसी बोस के ऊपर, जेसी बोस असत्याग्रही साइंटिस्ट के ऊपर ऑर्गेनाइज की गई न्यू दिल्ली में ऑन द ओकेजन ऑफ 164th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लेजेंडरी साइंटिस्ट आचार्य जगदीश चंद्र बोस एंड अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। विजय भारती एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जेसी बोस असत्याग्रही साइंटिस्ट अ लेटर यूनिवर्सिटी एक्सलेटर सेंटर न्यू दिल्ली। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जेसी बोस का 164वां जन्मदिन था, तो उसके उपरांत में ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वो रखी गई थी। ठीक है। बॉर्न ऑन 13 नवंबर 1858 टू बामा सुंदरी बोस एंड भगवन चंद्रा बंगाल, ही वाज प्लांट साइकोलॉजिस्ट एंड अ फिजिस्ट हु इन्वेंटेड द क्रेसोग्राफ, अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे, साथ ही साथ फिजिस्ट थे। इन्होंने जो इन्वेंशन की थी, क्रेसोग्राफ की इन्वेंशन की थी इन्होंने। क्रेसोग्राफ जो है, क्रेसोग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ये एक इस तरीके का डिवाइस होता है जो कि प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और उन्होंने पहली बार हमें बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी क्या होती है, फीलिंग्स होती हैं। तो इन्होंने पहली बार बताया था कि प्लांट्स में भी फीलिंग्स होती हैं, और इन्हीं के 164वें जन्मदिन के उपरांत में ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो रखी गई थी। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। ये सेसोग्राफ आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आपके पूछा जा सकता है कि सेसोग्राफ का इन्वेंशन किसने किया था, तो वो इन्वेंशन किया था आपके जेसी बोस ने। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और जैसोग्राफ जो क्रेसोग्राफ होता है वो प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नागपुर मेट्रो ने एक बहुत ही अपने नाम एक कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। नागपुर मेट्रो ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है सबसे लंबी डबल डेकर मेट्रो चलाने का। जी हाँ, तो नागपुर मेट्रो हैज सक्सेसफुली क्रिएटेड अ गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग द लॉन्गेस्ट डबल डेकर
वायाडक्ट जो कि 3.14 यानी कि 3140 मीटर का था। तो ये उन्होंने अपने जो नागपुर मेट्रो है, उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है 3140 मीटर का लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट बनाने का। द डबल डेकर वायाडक्ट ऑफ 3.1 किलोमीटर ऑन वर्धा रोड हैज 3 मेट्रो स्टेशन। तो ये जो टोटल 3.14 किलोमीटर का वायाडक्ट है डबल डेकर, इसमें 3 मेट्रो स्टेशन होने वाले हैं, छत्रपति नगर, जयप्रकाश नगर और उज्जवल नगर। दिस स्टेशन रिक्वायर स्पेशल प्लानिंग विच आर स्टेशन स्पेसिफिक टू मीट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ Metro duly incorporating site specific contain a double decker viaduct requirements. The engineering through process, concept, design and execution of these station are no less than a challenge. तो आपको याद रखना है कि जो नागपुर मेट्रो है, उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे लंबा वायाडक्ट यानी कि सबसे लंबा मेट्रो डबल डेकर में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इंडिया जर्मनी साइन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। तो इंडिया और जर्मनी ने माइग्रेशन और मोबिलिटी का एग्रीमेंट साइन किया है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर एंड जर्मनी फॉरेन मिनिस्टर Annalena Baerbock signed a comprehensive migration and mobility partnership which will facilitate easier access for people to study, research and work in both countries. The deal, which aims to facilitating two-way movement of student, professional and researchers, is also set to address the challenges of illegal migration. German Foreign Minister Annalena Baerbock is in India on 2-day visit, during which she will discuss the cooperation of the transition to renewable energy and India's relationship with Russia and China. तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री एस जयशंकर और जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर ने जो कि जिनका नाम है एनेला बेयरबॉक, उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप साइन की है। तो ये आपको याद रखना है ताकि जो दोनों देश के लोग हैं, विच विल फैसिलिटेट इजियर एक्सेस फॉर पीपल टू स्टडी रिसर्च एंड वर्क इन बोथ कंट्रीज, ताकि जर्मनी के लोग आसानी से जाके भारत में पढ़ पाएं और भारत के लोग आसानी से जाके जर्मनी में रिसर्च कर पाएं और पढ़ाई कर पाएं। तो ये इनके दोनों तरफ से जो मूवमेंट है वो ईजियर हो जाए, इसके लिए माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एनडीडीबी अमूल टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू एनहांस मिल्क प्रोडक्शन इन श्रीलंका। तो जो एनडीडीबी हैं, और एनडीडीबी आपके हो जाते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन जो हैं, और अमूल जो है वो श्रीलंका में एनहांस करने के लिए मिल्क प्रोडक्शन के लिए टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इंडिया विल प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू श्रीलंका टू एनहांस द डेयरी इंडस्ट्री एंड मिल्क आउटपुट, a move aimed at reducing the cash-strapped country dependence on imported milk products, the Sri Lankan President office said. Office also of the National Dairy Board and the Gujarat Cooperative Milk Federation, which markets milk under the Amul brand, have taken steps to provide necessary technical support for the production of milk in Sri Lanka. तो बेसिकली श्रीलंका के अंदर जो मिल्क है उसका प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए अमूल और एनबीडीडी जो है वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेशन ऑफ 51st एनिवर्सरी ऑफ लोंगेवाला बैटल। तो एक लोंगेवाला बैटल का 51st एनिवर्सरी थी जिसमें पराक्रम दिवस मनाया गया। तो ये लोंगेवाला बैटल जो था 5 दिसंबर को, ये जो लोंगेवाला बैटल थी इसकी 51st एनिवर्सरी थी। काफी फेमस बैटल है, इसके बारे में आगे आगे हम डिस्कस जरूर करेंगे। टू मार्क द 51th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज विक्ट्री इन द लोंगेवाला बैटल ड्यूरिंग द 1971 वॉर, पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड एट जैसलमेर। तो 1971 की जो वॉर थी लोंगेवाला वॉर, उसका 91वीं एनिवर्सरी बनाने के लिए हमने पराक्रम दिवस को मनाया। ठीक है, और ये जो वॉर था इसको 51st एनिवर्सरी 5 दिसंबर को ही, तो 5 और 1 है ना 51, आप 5 दिसंबर से भी चाहें तो याद रख सकते हैं। सेवरल प्रोग्राम हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेशन ऑफ सगत सिंह स्टेडियम दैट इंक्लूड्स अ बैंड डिस्प्ले, डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल स्टंट। तो इसके दौरान एक बैंड डिस्प्ले किया गया, डेयर डेविल मोटरसाइकिल स्टंट किया गया, मार्शल आर्ट दिखाए गए, मलखम्ब दिखाया गया, जंपिंग, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, पैराशूट फ्री फॉल और बहुत सारी चीजें इसके उपलक्ष्य में की गई। हिस्ट्री ऑफ लोंगेवाला बैटल की अगर मैं बात करूं तो लोंगेवाला बैटल जो थी वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1971 में लड़ी गई थी और अभी तक की ये सबसे डिसाइसिव बैटल है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जिसको हम गोल्डन, हमारे यहाँ स्वर्णिम अक्षरों में ये लिखी गई थी। क्यों? क्योंकि 1971 में 3 दिसंबर के दिन जो ईस्ट पाकिस्तान था, यानी कि जो अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उन्होंने लोंगेवाला की जो बॉर्डर थी वहां पे हमला कर दिया था। ऑन द नाइट ऑफ 4 to 5 दिसंबर, पाकिस्तान के फोर्स जिसमें 4000 सोल्जर थे, T-59 और शेयरमैन टैंक्स थे, और उन्होंने लोंगेवाला बॉर्डर को जो कि पंजाब के पास है उस पर हमला कर दिया था। द बैटल वाज फाउंड बिटवीन 120 इंडियन सोल्जर। जी हाँ, इंडिया के सिर्फ 120 सोल्जर थे और पाकिस्तान के 4000 सोल्जर थे। इंडिया के पास सिर्फ 120 सोल्जर्स और 4 हॉकर एयरक्राफ्ट थे।
अराउंड 2000 टू 3000 मिलिट्री फोर्सेस एंड 340 टैंक्स। तो सिर्फ इंडिया के 120 सोल्जर्स ने 2000 टू 3000 मिलिट्री फोर्सेस, पाकिस्तान की जो मिलिट्री फोर्स थे, और 30 से 40 टैंक को हरा दिया था। द बैटल इज फेमस एज द बैटल ऑफ थर्मोपाइल इन इंडिया, विच डिस्क्राइब्स द विक्ट्री ऑफ ए स्मॉल आर्मी अगेंस्ट अ मच लार्ज मिलिट्री फोर्स। तो एक इंडिया की बहुत ही छोटी टुकड़ी, बहुत ही छोटी आर्मी ने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आर्मी को हरा दिया था, बहुत बड़ी आर्मी को धूल चटा दी थी। इसीलिए ये जो लॉन्गे वाला बैटल है, इसको हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। द बैटल कॉस्ट हैवी लूसेस टू पाकिस्तान आर्मी वेयर अराउंड 200 सोल्जर्स वर किल्ड। 200 सोल्जर्स इस बैटल में पाकिस्तान के मारे गए थे। तो ये पॉइंट्स भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्चेस वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम। यूपी के जो सीएम है आदित्यनाथ योगी, उन्होंने लॉन्च की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट स्कीम। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, सॉरी, इसके पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट स्कीम लॉन्च की थी, लेकिन अभी उन्होंने लॉन्च कर दी है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम। तो इसके पहले जो उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट लॉन्च की थी, उसको काफ़ी ज़्यादा सराहना मिली थी नेशनल लेवल पे, ताकि, और ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट उनकी स्कीम थी, उससे जो हमारे ओल्ड एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट थे उसको रिवाइव मिला, यानी कि एक नया जीवन मिला। और नाउ ऑन सिमिलर लाइंस द गवर्नमेंट हैज लॉन्च द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। तो इसके पहले जो उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसी के तर्ज पे उन्होंने अब वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट लॉन्च किया गया है, ताकि जो हमारे लोकल स्पोर्ट्स हैं या लोकल स्पोर्टिंग टैलेंट हैं, उनको भी प्रमोशन मिल पाए, यानी उनको भी ज़्यादा exposure मिल पाए। The Yogi Adityanath government hopes to ODOS program will become a platform to create a sports person who can represent the state at the national and international level. According to officials, one sport will be identified in each of the 75 districts. तो हर एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक स्पोर्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा। स्टेप विल बी टेकन टू फाइंड डिस्ट्रिक्ट वाइज स्पोर्ट स्पेसिफिक टैलेंट एंड ग्रुप देम। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो स्पोर्ट्स हैं उनको ढूंढा जाएगा और उसके बाद उनको ग्रूम किया जाएगा। अंडर ODOS वन स्पोर्ट विल बी आइडेंटिफाइड इन 75 डिस्ट्रिक्ट। तो हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक स्पोर्ट्स ढूंढा जाएगा और उनको ग्रूम किया जाएगा, ताकि नेशनल लेवल पे हमारा जो स्पोर्ट है वो और ज्यादा इंप्रूव हो पाए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो साइन 200 बिलियन यूरो कॉन्ट्रैक्ट विद सऊदी क्लब अल नासिर। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 मिलियन यूरो का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है सऊदी के क्लब अल नासिर से। Famous footballer Cristiano Ronaldo has sensationally joined Saudi Arabian club Al Nassr on a 2.5 year deal। तो 2.5 साल के लिए $200 बिलियन की क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने डील साइन कर ली है सऊदी क्लब अल नसर के खिलाफ। तो ये पॉइंट्स भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। इसके अलावा द न्यूज हैज बीन रिपोर्टेड बाय रिनोन्ड स्पेनिश आउटलेट मार्का अहेड ऑफ द पोर्चुगल कैप्टन फीफा वर्ल्ड कप 2022 राउंड ऑफ 16 फीचर अगेंस्ट स्विट्जरलैंड scheduled for Wednesday at the Losail Stadium in Qatar. Earlier, Ronaldo agent George Madden had spoken to a number of clubs, including European giants like Bayern Munich, Chelsea, Atletico Madrid, etc. But no one showed any serious interest in the 37-year-old footballer. FM Nirmal Sitharaman inaugurated 65th Foundation Day celebration of DRI। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने 2 दिन लंबी जो चलने वाली है 65th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन वो इनॉग्रेट की। और Indian Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurates the 2-day long 65th Foundation Day celebration of the Directorate of Revenue Intelligence। तो जो Directorate of Revenue Intelligence का 2 दिन चलने का जो फाउंडेशन डे था, उसको निर्मला सीतारमन ने इनॉग्रेट किया। He also launched the current edition of Smuggling in India report। उन्होंने इसके अलावा करंट एडिशन भी लॉन्च किया स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 21-22 का। As many as 22 customs administration covering the Asia Pacific region along with international organization are invited to this event this year। The 8th regional custom enforcement meeting will also be held at the event। तो 8वीं जो रीजनल कस्टम एनफोर्स मीटिंग थी वो भी इस इवेंट में हेल्ड की जाएगी। During the event, DRI said it will take an opportunity of the founding day to organize regional custom enforcement meeting for effectively engaging with partner customs organization and international agencies like World Custom Organization, Interpol for enforcement related issues। तो बेसिकली आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि निर्मला सीतारमन ने इनॉग्रेट किया 65th फाउंडेशन डे, जो कि सेलिब्रेशन होने वाला है डीआरआई का, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको बताई समझ में आई होंगी। अगर कोई भी आपको क्वेरी या डाउट है तो यू कैन कमेंट। और थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे मोटिवेटेड।